कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये डिजीज का थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपना उसका इंट्रोडक्शन देख लिए थे, जितना भी उसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज था वो सब चीज़ अपन देख लिए। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन था, जैसे क्वारंटाइन था, एंटीबॉडी था, एंटीजन था, वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद सेकंड पार्ट में अपन देखे पूरा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। अब देखेंगे थर्ड पार्ट में वायरल डिजीज के बारे में। ठीक है, तो वायरल डिजीज वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो अभी जितना भी अपन पढ़ेंगे सब वायरल डिजीज है, और उसके बाद फिर प्रोटोजोआ डिजीज इसी में अपन इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो फुट एंड माउथ डिजीज, इसको एफएमडी भी बोला जाता है, एफएमडी। ठीक है, एफएमडी डिजीज भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसको खुरपका मुंहपका रोग बोला जाता है। इसका अदर नेम की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, एप्थस ज्वर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एप्थस ज्वर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसका पैथोजन। पैथोजन देखिए, पैथोजन से आपको याद रखना है कि ये जो वायरस है ये बहुत सारे वायरस से मिलकर होता है। जरूरी नहीं है पर्टिकुलर एक वायरस ही है, इसका बहुत सारे वायरस है, जैसे वायरस ओ, वायरस ए, वायरस सी। ठीक है, अलग अलग वायरस, एक ही वायरस नहीं है। वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी। उसके बाद सेट1, सेट2, सेट3, और एक वायरस और लिखिएगा, एशिया 1। ठीक है, एशिया 1 वायरस का नाम है। तो इतना है इसके पैथोजन का नाम, किसका, फुट एंड माउथ डिजीज का। तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मोर्टेलिटी रेट इसका भी नहीं के बराबर है, मतलब बच जाता है एनिमल। ठीक है, उसके बाद रोग लगने का ढंग, तो रोग लगने का ढंग आपको याद रखना है, इसका इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस भी है और कंटामिनेटेड भी है, मतलब कंटाजीनस भी है, मतलब छूत का रोग भी है और संक्रामक रोग भी है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद उष्मायन काल, उष्मायन काल में याद रखना 1 से 6 दिन का होता है। 1 से 6 दिन में इसका सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रभावित पशु, इन्फेक्टेड एनिमल कौन कौन से होंगे, तो जितने भी जुगाली करने वाले पशु है या फिर बोल सकते हो रूमिनेंट एनिमल है, सभी में ये डिजीज फैलता है ना। फिर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में देखिए, इसमें सबसे पहले है तेज बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है इसका टेम्परेचर। उसके बाद खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है। इसके मुंह के अंदर जीभ, मसूड़े एवं पैरों में मेनली देखेंगे खूर, तो यहाँ पे क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु के मुंह में, उसके जीभ में और उसके खुर में क्या पड़ जाते हैं, छाले। तो आपको याद रखना है फुट एंड माउथ डिजीज है, खुरपका मुंहपका रोग है। पशु के मुंह में छाले पड़ने की वजह से लार निकलते रहता है, कंटिन्यू निकलते रहता है, क्योंकि जीभ को वो बाहर निकाल देता है ना। जीभ को बाहर और कौन से डिजीज में निकाल रहा था, तो गलघोटू में निकाल रहा था, लेकिन वहां पे ये नहीं बोला था कि लार टपकते रहता है। ठीक है, तो लार कहाँ पे टपकते रहता है, तो याद रखिएगा फुट एंड माउथ डिजीज में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु अपना जीभ बाहर निकाल देता है और लगातार उसके जीभ से लार निकलते रहता है। तो आपको याद रखना है कौन सा डिजीज है, तो फुट एंड माउथ डिजीज है। इसके खुरों में छाले पड़ने के कारण यह चल नहीं पाती और अपने पैर को क्या करती है, पटकती है। ठीक है, जमीन पे क्या करती है, पटकती है। तो याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु अपना पैर को जमीन में पटकते रहती है। तो याद रखिएगा कौन सा है, फुट एंड माउथ डिजीज। मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना। तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलना है और सभी पॉइंट को याद भी करते चलना है। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलिए। आपको जरूरी नहीं है कि नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ट्रीटमेंट में आते हैं सीधा, ये तो उसके पूरे सिम्टम्स हो गए। उसके बाद ट्रीटमेंट में आता है। ट्रीटमेंट में अपन मेनली अगर फोकस करें तो रोगी जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं फुट एंड माउथ डिजीज से, तो उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, है ना। तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए, तो फिटकरी का, मेनली फिटकरी का करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी घाव में या फिर छाले में किसका यूज किया जाता है, फिटकरी का। क्वेश्चन पूछा गया है। बोरिक एसिड का भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा अपन उसको साफ कर लिया जाता है। वहीं पे अगर पैर की बात करें तो पैर के छालों को किससे साफ करते हैं, तो आपको याद रखना है सुहागा। ठीक है, सुहागा का यूज किया जाता है और
बोरिक एसिड का। सुहागा और बोरिक एसिड का क्या करते हैं, लेप लगाते हैं और वहां पे उसको क्या करते हैं, साफ किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो आपको याद रखने हैं खुर में, क्योंकि अपन कहाँ पे बात कर रहे हैं, मुंह के छाले के लिए फिक्कर यूज किया जाता है, लेकिन अगर बात करें पैर के छालों का तो पैर के छालों के लिए सुहागा का यूज किया जाता है, सुहागा। ठीक है, सुहागा और बोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखें सुहागा के साथ और क्या मिलाते हैं, तो सुहागा के साथ यहाँ पे लिखना भूल गया, 4 भाग शहद मिलाते हैं। यहाँ पे शुद्ध लिख दिया गया है, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे शहद आएगा ये। ठीक है, शहद का यूज किया जाता है, सुहागा के साथ शहद का यूज किया जाता है। ठीक, उसका नेक्स्ट है टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, एम्फिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, दोनों एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जनरली वायरल फीवर में तो नहीं काम आता, लेकिन उसके रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मेनली अपन फोकस करते हैं जितने भी वायरल डिजीज है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा PTV। ठीक है, पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन याद रखिएगा इसका नाम। बछड़ों में मतलब काफ में दिया जाता है 20 ml और जो एडल्ट होते हैं उसको दिया जाता है 40 ml के आसपास। कहाँ पे लगाया जाता है, तो स्किन में लगाया जाता है। और पहला टीका कब लगाते हैं, तो 6 माह में, और सेकंड टीका कब लगाते हैं, तो 6 माह के बाद जो चौथा माह होगा मतलब 10वें मंथ में इसको लगाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, पहला टीका 6 माह की उम्र में लगाते हैं, उसके बाद दूसरा टीका 10 माह की उम्र में, या फिर 1 साल का जब वो हो जाता है एनिमल उसके बाद लगाया जाता है। उसके बाद सेकंड वैक्सीन है क्रिस्टल वायलेट वैक्सीन। ठीक है, सेकंड वैक्सीन क्या है, क्रिस्टल वायलेट वैक्सीन। तो इस वैक्सीन का भी नाम याद रखिएगा, साथ में PTV का भी नाम याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका फुट एंड माउथ डिजीज। और अपन आगे देखते हैं और कौन कौन से डिजीज है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखिए, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। और अगर फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर पढ़ रहे होगे तब तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा वीडियो को। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं रिंडर पेस्ट। ठीक है, अपन देख लिए फुट एंड माउथ डिजीज। अब नेक्स्ट जो है वो है रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट के बारे में अपन को देखना है, रिंडर पेस्ट क्या होता है। तो रिंडर पेस्ट को पोकना पोकनी बोलते हैं। ठीक है, और पशु प्लेग भी बोला जाता है, पशु प्लेग, है ना। तो आपको याद रखना है इसका अदर्स नेम क्या है, पशु प्लेग, एनिमल प्लेग, है ना। नेक्स्ट इसका जो पैथोजन का नाम है वो क्या है, निकोली वायरस या फिर MRD, मिसेल रिंडर पेस्ट डिजीज। ठीक है, मिसेल्स रिंडर पेस्ट डिजीज फुल फॉर्म निकोली वायरस। निकोली वायरस नाम पर्टिकुलर एक ही वायरस का नहीं है, वो फैमिली का नाम है निकोली वायरस। ठीक है, उसके बाद मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, अच्छा तो नहीं बोल सकते, काफ़ी ज़्यादा रहता है। मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये क्या है, कंटामिनेटेड, यहाँ पे स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, कंटामिनेटेड डिजीज है। ठीक है, कंटामिनेटेड डिजीज मतलब छूत का रोग है, बहुत जल्दी ये फैलता है। एक पशु को हुआ मतलब बहुत जल्दी बहुत सारे पशु को ये इन्फेक्शन पहुंचा सकती है, इसी को बोल दिया जाता है कंटामिनेटेड डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 से 8 दिन में इसका क्या होता है, लक्षण दिखना स्टार्ट होता है। वहां पे अपन देख रहे थे जितना भी था 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन, 1 से 4 घंटा, घंटा में भी देख रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 से 8 दिन का होता है। और किसको प्रभावित करता है, तो गौवंशी पशुओं को, मेनली अगर देखें तो कैटल्स को ज्यादातर ये क्या करता है, इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था रिंडर पेस्ट से, 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो एक साथ बहुत सारे एनिमल को मार देता है। तो आपको याद रखना है वो है रिंडर पेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये कंटामिनेटेड डिजीज है, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये एक साथ बहुत सारे एनिमल को इन्फेक्शन पहुंचा सकती है। एक एनिमल को हुआ मतलब वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा और एक साथ बहुत सारे एनिमल्स को खत्म कर सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड फ्री हो गया है, मतलब उसका एक भी अब सिम्टम्स या फिर पैथोजेंस नहीं बचा है।
तो याद रखिएगा ये रिंडरपेस्ट ही है, क्योंकि रिंडरपेस्ट काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था एनिमल हस्बेंड्री में या फिर बोल सकते हो लाइफ स्टॉक में। तो इसका बहुत ही ज़्यादा अपन क्या किए, खोज किए और इसका एक ऐसा वैक्सीन तैयार किए या फिर इसका ऐसा ट्रीटमेंट तैयार किए जिससे परमानेंट क्या हो जाए, गायब हो जाए पूरे वर्ल्ड से। तो ये एक लौता ऐसा डिजीज़ है जिसका सिम्टम्स किसी भी देश में नहीं देखा जाता। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या था। उसके बाद देखते हैं इसका सिम्टम्स। सिम्टम्स में याद रखिएगा, अनेक पशु एक साथ बीमार पड़ते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, अनेक लिखा हुआ, अनेक लिख दिया है वहाँ पे, ठीक है। और शरीर का तापमान 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। उसके बाद पशु बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं जब एंथ्रेक्स का पढ़ा रहा तब भी आपको बताया कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु का शरीर बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। तो आपको याद रखना रिंडरपेस्ट। अगर रिंडरपेस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है तब आपको लेना है ऑप्शन में एंथ्रेक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आप शरीर क्यों कांपता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पशु को कब्ज हो जाता है, गोबर सख्त हो जाते हैं और खून से सना हुआ क्या निकलता है, गोबर निकलता है, ठीक है। इस तरह पशु की मृत्यु हो जाती है। अब देखो ब्लड इतना ज़्यादा निकलने लग जाता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वीक होने के कारण बॉडी बहुत ज़्यादा कांपने लगता है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। फिर अपन आगे देखते हैं। देखिए इसमें और कुछ है सिम्टम्स, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें दिया गया है पशु की आंखें लाल हो जाती है ना, पशु की आंखें लाल हो जाती है तथा मवाद निकलते लगते हैं, ठीक है। मवाद मतलब उसकी आंखों से क्या निकलता है, गंदगी निकलने लग जाता है। और पशु को पतला दस्त हो जाता है, पशु को पतला दस्त भी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे कब्ज हो जाता करके बोल रहे थे, कठोर हो जाता है मतलब पानी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ब्लड भी निकलने लग जाता है बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पतला दस्त हो जाता है। और ये पॉइंट आपको याद रखना। वो वाला पॉइंट भले ही याद नहीं रखेंगे तो मत रखिएगा, लेकिन ये पतला दस्त वाला याद रखिएगा। रिंडरपेस्ट का बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ये कि पतला दस्त हो जाता है। और पतला दस्त इतना भयानक रहता है कि ब्लड आने लग जाता है। तो आपको याद रखना है। पशु का शरीर कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। पशु का शरीर वैसे वीक हो जाएगा जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपको याद रखना सल्फामेजाथिन कंट्रोल करने के लिए दिया जाएगा इंजेक्शन के रूप में। एंटी पशु प्लेग या फिर एंटी एनिमल प्लेग, ठीक है, क्या देते हैं, सीरम देते हैं 100 to 200 घन सेंटीमीटर मतलब क्यूब सेंटीमीटर यहाँ पे दिया जाता है। पेनिसिलिन का 5 ग्राम गोली या फिर एंटीबायोटिक का 5 ग्राम के आसपास जो भी टैबलेट है वो दिया जाता है। तो ये सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, वैसे तो उसका कोई वर्क नहीं रहता। ये सिर्फ कंट्रोल होगा वैक्सीन से। तो आपको वैक्सीन याद रखना है, GTV गोट टिश्यू वैक्सीन, ठीक है। क्या, गोट टिश्यू वैक्सीन GTV। लिपिनाइड एविनासेड, ठीक है। लिपिनिसेड और एविनिसेड वैक्सीन का नाम रखना है, लिपिनिसेड एविनिसेड, ठीक है। दोनों वैक्सीन का आपको नाम याद रखना है। नोट पॉइंट देखो, यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में 80% तक फैलता है और मैदानी क्षेत्रों में 20% तक फैलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह रोग से पूरा विश्व निजात पा चुका है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ तक आपको रिंडरपेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जितना पॉइंट आपको बताते चला हूँ उतना पॉइंट आप कॉपी में नोट करेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है वो अपन देखते हैं, ठीक है। काउ पॉक्स को स्किप कर दिया हूं मैं, काउ पॉक्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लास्ट में उसको कवर करा दूंगा। तो देखो पायरोप्लाज्मोसिस डिजीज, ठीक है। पायरोप्लाज्मोसिस डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, मतलब परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है ये, ठीक है। पायरोप्लाज्मोसिस, पायरोप्लाज्मोसिस और किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना, लाल पेशाब, चिचिरियर मतलब टिक फीवर भी बोला जाता है। टिक फीवर दिया है आपके एग्जाम में, टिक फीवर किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो रोगजनक है वो किससे होता है, तो याद रखना है प्रोटोजोआ से तो होता ही है। कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो बेबिसियासिस बाइजेमिना, ठीक है। बेबिसियासिस बाइजेमिना एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण ये डिजीज फैलता है।
मोटिलिटी रेट नहीं दिया गया है। मोड ऑफ एक्शन या एक आंतरिक परजीवी है, तो याद रखिएगा आंतरिक परजीवी है ये, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आंसर आप दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग या फिर कौन सा परजीवी आंतरिक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी या फिर पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट नहीं है, सीधा सीधा बात करो तो इंटरनल पैरासाइट नहीं है। तो मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, सेकंड ऑप्शन है फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि। थर्ड ऑप्शन है जू, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर? एक तो आपको पहले ही पता चल रहा है प्रोटोजोआ क्या है, आंतरिक परजीवी है। और मैं क्या क्वेश्चन बोला हूँ कि आंतरिक परजीवी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा फीता कृमि भी आंतरिक परजीवी ही है, ठीक है। लेकिन जू जो होता है, जो जुआ बोलते हैं ना, वो पशु के शरीर के बाहर रहता है, तो वो आंतरिक परजीवी नहीं है, वो बाह्य परजीवी है। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आंतरिक परजीवी दे तो इसी का नाम दे देगा आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, तो आप लोगों को इतना तो याद करना पड़ेगा, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अपन देख लिए मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का रहता है? 7 से 20 दिन का रहता है इसका, ठीक है। सिम्टम्स में क्या क्या आता है तो देखिए, इसमें अचानक पशु का शरीर तापमान बढ़ जाता है, बुखार आने लग जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, पशु की श्वास गति मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है, पशु के पेशाब का रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? लाल पेशाब, ठीक है। ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु का पेशाब यूरिन रेड कलर का हो जाता है? तो आपको याद रखना है पायरोप्लाज्मोसिस या फिर टिक फीवर, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। टिक मतलब किलनी होता है ना, ठीक है। उपचार, ट्रीटमेंट के लिए ट्रिपन ब्लू की मतलब ट्रिपन ब्लू जो है इंजेक्शन दिया जाता है। रोगी पशु के शरीर से किलनियों को निकालने के लिए कीटनाशक पेस्टावॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कीटनाशक पेस्ट का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं पेस्टावॉन, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसको फैलाती कौन है? तो याद रखिएगा आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी फैलाती नहीं है, वो इन मोड ऑफ एक्शन है। ये मोड ऑफ एक्शन में आपका आएगा टिक, मतलब किलनी। इसका जो परजीवी है वो आंतरिक परजीवी है, ठीक है। प्रोटोजोआ है वो आंतरिक परजीवी है, लेकिन इसको जो फैलाने वाली जो रहती है वो टिक फीवर है। मतलब टिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? किलनी बोला जाता है। जो गाय पशु में रहता है ना, छोटा छोटा चिपका रहता है पूरे शरीर में, वही किलनी है, ठीक है। उसी के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ क्लास में ज़्यादा फोकस किया करो। नोट्स तो हो सकता है गलत टाइपिंग हो सकता है, लेकिन क्लास में जो पढ़ोगे वो सही रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है ना कैसे पढ़ाना क्या है। तो यहाँ पे आप लोग मोड ऑफ एक्शन में लिख लीजिएगा, टिक के द्वारा फैलता है, लेकिन ये जो प्रोटोजोआ रहता है वो आंतरिक परजीवी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अलग अलग लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलो एक बार और मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। पायरोप्लाज्मोसिस डिजीज जो होता है परजीवी है, परजीवी के कारण होता है। कौन सा परजीवी? पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट क्या है? इंटरनल पैरासाइट है। कौन सा? प्रोटोजोआ। अब कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो आपको याद रखना है बेबिसियासिस बाइजेमिना, ठीक है। इसको टिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। मोटिलिटी रेट नहीं दिया गया है। मोड ऑफ एक्शन किससे होता है? टिक से होता है। और नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इसका जो पैरासाइट है वो इंटरनल होता है, ठीक है। और फैलाने वाली जो टिक होती है वो क्या होती है? फीमेल किलनी, ठीक है। फीमेल मतलब मादा किलनी होती है, ये भी याद रखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 20 डेज के आसपास रहता है। बुखार चढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कमजोरी आ जाता है, और पेशाब जो रहता है वो लाल कलर का हो जाता है। मेन सिम्टम्स है इसका। ट्रिपन ब्लू का इंजेक्शन दिया जाता है, पेस्टावन का पेस्ट लगाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से किलनी निकल जाए, ठीक है, ताकि रोग फैले ना। तो बस इतना आपको याद रखना है पायरोप्लाज्मोसिस में। नेक्स्ट है कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस मेनली पूछा जाता है पोल्ट्री फार्म में, लेकिन यहाँ पे भी चलिए आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए, इसको बोला जाता है लाल पेचिस। वहाँ पे लाल पेशाब बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाल पेचिस, या फिर रेड डायरिया भी बोल सकते हैं, खूनी पेचिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदर नेम है इसका। रोगजनक का नाम क्या है? इमेरिया जिर्नाई। इमेरिया जिर्नाई परजीवी है। ये भी कैसा है? तो इंटरनल, आंतरिक परजीवी है। इंटरनल
पैरासाइट है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 21 दिन का रहता है। सिम्टम्स क्या क्या रहता है, शरीर का ताप नहीं बढ़ता, रक्त मिश्रित दस्त होता है, ठीक है, इसीलिए तो बोला जा रहा लाल पेचिस खूनी पेचिस, ठीक है। जुगाली करना बंद कर देता है, भोजन में अरुचि मतलब भोजन खाना बंद कर देता है, बस इसका सिम्टम्स इतना ही याद रखिएगा। ट्रीटमेंट के लिए सल्फाडाइजोल का यूज़ किया जाता है, सल्फागुआडिन का यूज़ किया जाता है, टैबलेट दिया जाता है सल्फाडिमिडीन का 33.33 इंट्रावेनल इंजेक्शन दिया जाता है, और डेप्सोन मैथिलीन ब्लू थाइमोल का क्या करते हैं यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है उसका भी। तो इतना है कॉक्सिडियोसिस का, तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 अपन देखे वायरल डिजीज, ठीक है, और 2 अपन देखे प्रोटोजोअल डिजीज। अब इसके बाद देखते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखिए मिल्क फीवर, ठीक है। अब मिल्क फीवर क्या होता है, तो ना ये बैक्टीरिया से होता है, ना किसी पैथोजन से होता है, ना वायरस से होता है, ना प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, प्रसवोत्तर पक्षाघात, ठीक है। नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। मिल्क फीवर याद रखना, दुग्ध ज्वर याद रखना। कारण किसके कारण होता है, तो देखिए यह गाय तथा भैंस का मेटाबॉलिक डिजीज है, बोल सकते हो मेटाबॉलिक डिजीज है, उपचाय बीमारी है। जो अधिक दूध, ठीक है, जो अधिक दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के मतलब डिलीवरी होने के बाद देखा जाता है 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। अब देखो मिल्क फीवर जो रहता है वो जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है एनिमल, उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब डिलीवरी हो जाता है, तो जो 3 दिन रहता है, फिर बोल सकते हो 72 घंटे का जो टाइम पीरियड रहता है जिसमें कोलेस्ट्रम निकलता है। कोलेस्ट्रम के साथ आपको पता होगा बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलता है, कैल्शियम निकलता है, बहुत सारा मिनरल्स निकलता है, फैट्स निकलता है, बहुत सारा इम्यून सिस्टम निकलता है वहाँ से। IgA मेनली अगर देखें तो वहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन सा इम्यून सिस्टम निकलता है, मैं दूध वाले चैप्टर में तो पढ़ाऊंगा ही। IgA ये रहता है कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब उस टाइम कोलेस्ट्रम निकलते टाइम क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, और इतना ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है कि बॉडी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वीक होने के साथ साथ उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर गिरता है, एक ऐसा इकलौता बीमारी है जिसमें बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब सामान्य से भी कम हो जाता है। तो याद रखिएगा ये 72 घंटे का अंतर होने वाला एक डिजीज़ है, 3 दिन के अंतर्गत ही होता है। 3 दिन अगर ये झेल ली, या फिर बोल सकते हैं 3 दिन तक ये इस ट्रीटमेंट कर लिया गया तो ठीक है, नहीं होने से भी क्या होता है बॉडी कमजोर हो जाएगा, लेकिन हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आप कैसे करेंगे अपन देखेंगे आगे। मेनली 72 घंटों में ये दिखता है। कैल्शियम का बहुत ज़्यादा शरीर से निकल जाता है जिसके कारण बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। सिम्टम्स में बात करें तो बुखार नहीं होता है, इसमें शरीर का तापमान 90 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसको चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। तो इसको कट करके आप 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, शरीर कमजोर होने लगता है, पशु द्वारा अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लेता है, इसका मेन सिम्टम्स है, आप याद रखिएगा। ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु या फिर बोल सकते हो जो भी गाय है वो अपना गर्दन पीछे की ओर मोड़ लेती है। अब ऐसा नहीं है पूरा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मोड़ लेगी, ठीक है, बस ऐसा करके मोड़ देती है, बगल कर लेती है, ठीक है। इसका मेन सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट के लिए याद रखिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है, और मिकोफैल या फिर मिफोकैल का इंजेक्शन देना चाहिए, ठीक है। मेनली कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आया है क्वेश्चन में आपका, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। कब होता है तो 72 घंटे के आसपास निकलता होता है, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर पूछिए ऐसा कौन सा डिजीज है जो कैल्शियम की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है मिल्क फीवर। और सीधा सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन करेगा कि मिल्क फीवर किसके कारण होता है, वहाँ पे बहुत सारे पैथोजन का नाम दिया रहेगा और एक ही कैल्शियम की कमी से दिया रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसे दिया रहेगा। तो आपको देखना है कि वहाँ पे कैल्शियम है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपका हो गया जितना भी डिजीज़ था। अब मैं यहाँ पे जो डिजीज़ छूटा हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपका डिजीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, 1 मिनट मैं मार्क कर ले लेता हूँ। चलिए, एक छूटा था अपना, वो था ब्रुसेलोसिस, ठीक है। ब्रुसेलोसिस था,
सेकंड छूटा था काउपॉक्स, ठीक है। एक छूटा है अफरा रोग, अफरा डिजीज। एक है नाभि रोग, या फिर इसी को बोल दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, ये है। अब देखो काउपॉक्स, ब्रूसेलोसिस, अफरा डिजीज, मेन फोकस करेंगे अपन। ब्रूसेलोसिस किससे होता है? तो ब्रूसेला एवार्टस, ठीक है। ब्रूसेला एवार्टस पैथोजन है, उसका नाम याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और ये क्या होता है, ब्रूसेला जो एवार्टस होता है वो भी क्या होता है, ब्रूसेलोसिस किस में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनिमल में ही होगा, आपको ये याद रखना है। मिल्क फीवर भी सिर्फ फीमेल में ही होगा, ये भी याद रखना है। मेस्टाइटिस भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या डिजीज है, मेस्टाइटिस, ब्रूसेलोसिस और आपका मिल्क फीवर। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो सिर्फ फीमेल में होगा, तीनों ऑप्शन दिया है, लास्ट में दिया रहेगा ऑल ऑफ अबव, तो आपको ऑल ऑफ अबव लगाना है, ठीक है। तो मेनली 3 डिजीज जो है सिर्फ फीमेल में ही होगा। उसके बाद ब्रूसेला जो एवार्टस है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। सबसे पहला पॉइंट ला लेना यहाँ पे, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, ठीक है। कौन सा? ब्रूसेलोसिस। कौन सा बैक्टीरिया, पैथोजन का नाम क्या है, तो ब्रूसेला एवार्टस है। इसमें क्या होता है, तो आपको याद रखना, सिम्टम्स कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है जो लास्ट का 3 मंथ रहता है या फिर 6 मंथ के बाद अगर ये डिजीज इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। किसका? जो भी प्रेग्नेंट एनिमल रहती है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा, संक्रामक गर्भपात के नाम से भी जाना जाता है। तो संक्रामक गर्भपात किसके कारण होता है, तो ब्रूसेला एवार्टस के कारण होता है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस याद करिएगा, 3-4 पॉइंट बस बताया हूँ उसको। काउपॉक्स, काउपॉक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना अपन छोटी माता, मिनी माता, ऐसा कुछ बोला जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा दाने दाने पड़ जाते हैं, तो वही है काउपॉक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, काउपॉक्स किससे होता है, तो वायरस से होता है। कौन से वायरस से? तो काउपॉक्स वायरस, ठीक है, काउपॉक्स वायरस से होता है। बस इतना याद रखिएगा। इसका वैक्सीन क्या है, तो काउपॉक्स वैक्सीन सेम है, ठीक है, इसीलिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अफरा डिजीज, अफरा डिजीज याद रखिएगा क्या होता है। अफरा डिजीज ना तो बैक्टीरिया से हो रहा है ना किसी प्रकार का किसी चीज से हो रहा है, ये सीधा सीधा बोल सकते हैं स्टमक डिजीज है। गैस बन जाता है पेट में, बहुत ज्यादा खराब खाना खा लेता है। जैसे कि गांव में जो एनिमल्स रहते हैं उसको तो पर्टिकुलर खाना दिया जाता है, लेकिन शहर में जो एनिमल रहता है उनको खाने का नहीं मिल पाता, और जो कंधा नाली वाली में रहता है सब चीज खा लेता है और गैस बनने लग जाता है उसके पेट में। तो गैस जो बनता है उसी को बोल दिया जाता है अफरा रोग, ठीक है, अफरा रोग बोल दिया जाता है। बस ये याद रखिएगा। नाभि रोग क्या है, तो याद रखिएगा जब हम या फिर गाय में जब डिलीवरी होता है तो जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, जो उसके मदर से जुड़ा रहता है वो, ठीक है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है उसको जब हम नाइफ से कट करते हैं, अगर उस नाइफ को हम स्टरलाइज नहीं किए हैं या फिर वो बोल सकते हो कि सैनिटाइज नहीं हुआ है, तो इतना तो है कि उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। किसमें? उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए वो कहाँ चले जाएगा, तो जो भी बच्चा रहेगा उसमें ज़्यादातर वो इन्फेक्शन पहुंचाता है और बच्चे को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण वो मर भी सकता है। तो याद रखिएगा, नाभि रोग उसी को बोला जाता है, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है अदर डिजीज में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। और विटामिन के कारण होने वाले बहुत सारे डिजीज हैं, वो तो मैं नोट में आपका ऐड करा दिया हूँ, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। वही है, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन B1, B2, B6, B9, B12, विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सबसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो वो सब चीज़ें अपन देख चुके हैं या फिर नोट्स में अपन देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डिजीज कंप्लीट होता है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ चलिए, ये एक टेबल है, देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, सभी चीज़ का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, बीमारी का नाम है, नेम ऑफ डिजीज, टीके का नाम है, नेम ऑफ वैक्सीन, टीके की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन, लगाने की विधि, ठीक है।
उसके बाद टीके लगाने का समय कौन से समय में लगाना चाहिए और कितने साल के लिए वो रहता है। तो यहाँ पे हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया दिया है, एंथ्रेक्स दिया है, ब्लैक वाटर दिया है, टीबी का दिया है, एफएमडी दिया है। टीबी का मैं बताना भूल गया था, टीबी का याद रखिएगा, ये जैसे इंसानों में होता है वैसी है, बस इसका एक पॉइंट याद रखिएगा, जो टीबी होती है वो चिरकालिक रोग है, क्रोनिक डिसीज है, ठीक है, वो तो अपन पहले ही देख लिए थे। एफएमडी का दिया है वैक्सीन, और जितने भी वैक्सीन है कब कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, कितना कब देना चाहिए, कितने दिन का इसका ड्यूरेशन रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गलघोटू का देख लीजिए क्या है, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, 2 से 3 ml दिया जाता है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वर्षा ऋतु में दिया जाता है, मई जून में दिया जाता है, 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद है एंथ्रेक्स का स्पोर फील्ड वैक्सीन, पास्चर वैक्सीन, पास्चर डबल वैक्सीन है, ठीक है। स्पोर वैक्सीन है, स्पोर फील्ड नहीं है, स्पोर वैक्सीन है, और पास्चर डबल वैक्सीन है, पास्चर डबल वैक्सीन, सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। 1 ml दिया जाता है, इंट्रा स्किन में दिया जाता है, वर्षा ऋतु में दिया जाता है, 1 वर्ष के लिए देते हैं, ठीक है। ब्लैक वाटर फार फील्ड वैक्सीन है, 5 ml के लिए दिया जाता है, स्किन में दिया जाता है। उसका टीबी है, BCG का वैक्सीन दिया जाता है, 2 से 3 ml, याद रखिएगा। खुरपका मुंहपका पॉलीवैलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, PTV जिसको बोला जाता है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद पशु प्लेग में याद रखिएगा GTV, गोट टिश्यू कल्चर वैक्सीन है, और लिपिनीसेट और इबिनीसेट वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद संक्रामक गर्भपात है, ब्रूसेलोसिस में आपको याद रखना है मेनली गॉट टिश्यू वैक्सीन, या फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसके जगह पे आपको याद रखना है कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसको कट कर लीजिएगा, कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन याद रखिएगा, किसमें, ब्रूसेलोसिस में, ठीक। उसके बाद कॉक्सिडियोसिस है, कॉक्सिडियोसिस का कॉलपॉक्स लेजिन वैक्सीन, कॉलपॉक्स लेजिन वैक्सीन, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ये आपका डिजीज वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिजीज़ का, और इसको मैं 3 पार्ट्स में इसीलिए किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपका क्वेश्चन लगेगा अगर अच्छे से पढ़ेंगे। आप बस अच्छे से मेहनत करते चलिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं जितना सिलेबस में कंप्लीट कराते चल रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। नोट्स आपको मिलते जा रहा है, बाकी आप नोट्स मैं बोलूँगा कि वीडियो देखते देखते आप बनाते चलें तो ज़्यादा अच्छा है, और इतना ही मैं बोलूँगा। तो आज का अपन वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो अपन देखते हैं, आएगा बहुत जल्दी आएगा, है ना। तो आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, धन्यवाद।